मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। कोई ऐसा प्रोविजन जो बुक में तो नहीं है लेकिन यूज में आता है वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। और कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई ऐसा जजमेंट जो सबको जानना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, उसमें जो प्रोविजन डिस्कस किया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई चेंजेस आया है तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आर्टिकल 142 क्लॉज 1 क्या कहता है, कैसे ये रिलेट करता है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद सीपीसी का सेक्शन 25 भी इससे रिलेटेड है, वो कैसे कैसे हम 13B हिंदू मैरिज एक्ट जिसमें कि लिखा गया है कि एक साल आपको अलग रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते फाइल, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। और क्या ग्राउंड्स इस केस में दिया गया, केस का नाम आप लिख सकते हैं रिंकू वर्सेस संदेश शारदा, 2024 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही कि जो मेंटेनेंस है वो किस आधार पर मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो क्लेम किया था वो पति का नेटवर्थ, और इनका जो बेस था वो बेस ये था कि जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, यानी कि इनके जो पति थे उनकी ये सेकंड वाइफ हुई, तो जो फर्स्ट वाइफ थी उसको इन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए थे वन टाइम सेटलमेंट में। और इन्होंने क्लेम किया था, मतलब पिटिशनर ने क्लेम किया था कि वो जो 500 करोड़ इन्होंने दिए थे घर को छोड़ करके, ये सिर्फ पैसे की बात हो रही है, 500 करोड़ जो दिया गया था ये 500 करोड़ नेट वर्थ का 50% था। तो इसी पैटर्न पर सेकंड वाइफ जो है इनको भी मिला जाए। पर इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पहली पत्नी थी वो 9 साल रही थी, उसमें बच्चे भी थे, और इनका ना कोई बच्चा है और मुश्किल से ये 3 से 4 महीने रहे होंगे साथ में। तो वो जो फर्स्ट स्टेटस है, जो फर्स्ट वाइफ का स्टेटस है वो इनका नहीं है, क्योंकि ना इनका कोई बच्चा है, ना इन्होंने बहुत समय उनके साथ बिताया है, 3-4 महीने में ये सब हो गया है, ये कहा गया। और इसमें एक और बात कही गई कि पति बाद में कितना भी पैसा वाला हो जाए उससे मतलब नहीं है, आपका मैट्रिमोनियल हाउस जो जब आप शादी कर रहे हैं तब उसका क्या स्टेटस है उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा। तो इसमें वाइफ को जो दिया गया मेंटेनेंस, वाइफ को दिया गया, वाइफ ने तो क्लेम किया कि उसको अगर 500 करोड़ मिला है और अभी इनका नेटवर्थ कितना है 5000 करोड़ का, तो उसका 50% कर दीजिए, वो इनको मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लड़के ने कहा कि हम 20 से लेकर के 40 लाख रुपए दे सकते हैं एक टाइम में, मतलब कि वन टाइम सेटलमेंट में। पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको या तो 2 लाख रुपए पर मंथ देना पड़ेगा या फिर आपको देना पड़ेगा 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ या तो आप दे देंगे एक बार में या 2 लाख रुपए पर मंथ आप देंगे। अब देखना है कि आप क्या करते हैं, आपको कैसे देना है। उसके बाद ये तो कोर्ट ने कहा, उसके बाद ये फैमिली कोर्ट का रूल था, उसके बाद ये आ गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, अब यहां पर कहानी है सेक्शंस का। जब इन्होंने 13B में फाइल किया डिवोर्स तो कहा गया कि 1 साल है, तो वो डिसमिस हो गया, हुआ नहीं। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया 142 क्लॉज 1 रीड विद 25 CPC ट्रांसफर के लिए केस को, और ट्रांसफर होने के बाद 142 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट का यह पावर है कि वो किसी भी रूल को ना मानते हुए किसी भी प्रोसीजर को ओवर रूल कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने आदेश किया है वो एकदम ही सही है, कोई गलती नहीं हुई है उसमें, क्योंकि फर्स्ट वाइफ को अगर 50% मिला है तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। तब इन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा, 10 करोड़ और प्लस 2 करोड़ रुपए इनको और दिया जाएगा अगर कोई घर इनको मिल जाता है जहां पर इनके माता पिता रहते हैं, अगर वो खाली कर देते हैं, वो घर इनको मिल जाता है तो 2 करोड़ रुपए नहीं देना पड़ेगा। और यदि उनके माता पिता नहीं वहां से खाली नहीं करते हैं
तो अगर फ्लैट नहीं देते हैं तो 2 करोड़ रुपए उनको फ्लैट का देना पड़ जाएगा, यानी 10 दो 12 करोड़ रुपए देने होंगे, वो भी 1 मंथ के अंदर। और उसके बाद इसमें कहा गया कि 3 लाख रुपए जो कॉस्ट आया है लिटिगेशन का वो भी इनको देना पड़ेगा अलग से, यानी कि 12 करोड़ प्लस 3 लाख रुपए इनको देना पड़ा इस लड़के को, जो कि इनका नेट वर्थ बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ का था। ठीक है। और पहली वाली पत्नी को इन्होंने 500 करोड़ दिए थे, जो कि मतलब उस समय में इनका शायद 100 करोड़ का नेटवर्थ रहा होगा, जो क्लेम किया जा रहा है कि वो 50% जो था वो पत्नी को दे दिया। अब इसमें हमने 3 सेक्शन जाना। 25 सीपीसी का सेक्शन क्या कहता है कि ट्रांसफर, ये भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है कि केस को ट्रांसफर करवाने के लिए आप सीपीसी सेक्शन 25 का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और अगर आपको 13 बी में फाइल करना है तो, और 1 साल आपका नहीं हो रहा है तो आप 142 क्लॉज 1 में फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट 1 साल जो नियम है या फिर कूलिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड क्या होता है ये देख लीजिए आप। कूलिंग पीरियड होता है 6 मंथ से लेकर के 18 मंथ का। जब आप 13B में फाइल करते हैं एप्लीकेशन, तो बीच में 6 महीने से पहले तो आपका सुनवाई होने नहीं वाला, और 18 मंथ तक ये रोका जा सकता है, इसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। तो इसको भी रद्द किया जा सकता है 142 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो तुरंत फैसला कर दे, और सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो तुरंत ही फैसला कर देता है, तब ये कूलिंग पीरियड की आवश्यकता नहीं पड़ती, 1 साल आपको अलग रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन पावर है। ठीक है। तो 25 सेक्शन सीपीसी का आपको पता चला, 142 क्लॉज 1 आपको पता चला कि उनका अपना पावर है, 13B आपको पता चला हिंदू मैरिज एक्ट का, और उसमें क्या कितना कूलिंग पीरियड है ये भी आपको पता चल गया, उसको कैसे तोड़ सकते हैं वो भी पता चला। और मेंटेनेंस में एक ग्राउंड और आया है कि जब आप सेपरेट हो रहे हैं, जब आपकी विवाह, जब आपने शादी किया है तब क्या स्टेटस है। अब आप सेपरेट हो गए हैं, अब आप इलेक्ट्रिशियन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब उसका बहुत पैसा बढ़ गया तो अब वो हमको दे, ऐसा नहीं होगा इस जजमेंट के हिसाब से। हो सकता है बाद में कोई और आ जाए तो चेंज हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।